बुर्ज खलीफा ब्रो। कहते हैं कि पैसा इंसान की सोच बदल देता है, लेकिन अगर करोड़ों का छिपा हुआ खजाना सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे कारनामे कर बैठते हैं कि देखकर दिमाग नहीं पेट पकड़कर हंसी आती है। आज की कहानी में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कभी ढंग की नौकरी नहीं मिली, लेकिन सपने सीधे अरबपति बनने के हैं। जैसे ही इन्हें करोड़ों के खजाने की भनक लगती है, कोई गाड़ी लेकर भाग पड़ता है, कोई नाव लेकर निकल जाता है, तो कोई जंगल में ऐसे घुस जाता है जैसे उस जंगल का पट्टा उसी के नाम हो। लेकिन दोस्तों, ये खजाना जितना कीमती है, उसे पाने का रास्ता उतना ही खतरनाक। आगे आपको मिलेगा कॉमेडी, सस्पेंस, धोखा, पागलपन और ऐसी बेवकूफियां जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे इन लोगों को खजाना नहीं डॉक्टर की जरूरत है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं धमाल चार की मजेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन माइकल से जो कई सालों से भारत के सबसे खूंखार डाकू शैतान सिंह के छिपे हुए खजाने की तलाश में है। खबर मिलती है कि आज शैतान सिंह अपने महल से करोड़ों का सोना, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाना लेकर कहीं निकलने वाला है। बस फिर क्या था, कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ महल पर ऐसा हमला बोल देता है कि चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचता, शैतान सिंह पहले ही पीछे के गुप्त रास्ते से खजाने से भरी पेटी लेकर फरार हो चुका होता है। अब इधर शैतान सिंह लगातार भागते भागते एक रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में तेज बहती नदी। इन दो विशाल पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा होती है। गुफा के अंदर पहुंचकर शैतान सिंह दो सफेद पत्थर हटाता है। सुरंग के आखिर में जो नजारा दिखाई देता है, उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। चारों तरफ सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियां और अनगिनत संदूक जो पहले से खजाने से भरे पड़े थे। शैतान सिंह अपने साथ लाया हुआ पूरा खजाना भी वहीं छिपा देता है, फिर सुरंग बंद करके ऐसे गायब हो जाता है जैसे यहां कभी आया ही ना हो। उधर कैप्टन माइकल महल की एक एक ईंट उलट देता है, लेकिन उसे एक सिक्का तक नहीं मिलता। गुस्से में उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो महल के नौकरों को पकड़कर पूछता है, खजाना कहाँ है? बेचारे नौकर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैथ्स के पेपर में इतिहास का सवाल पूछ लिया गया हो। डरते डरते वो बताता है कि शैतान सिंह कुछ देर पहले ही पूरा खजाना लेकर भाग चुका है। इतना सुनते ही माइकल शैतान सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर को पकड़कर अपने जहाज पर ले आता है। जहाज पर उसकी ऐसी पूछताछ होती है कि बेचारा बोलने से ज्यादा पसीना बहाने लगता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन तलाशी के दौरान उसके पर्स से एक पुराना नक्शा निकल आता है। माइकल की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही नक्शा उसे करोड़ों के खजाने तक पहुंचा सकता है। लेकिन तभी उसी पर्स से एक फोटो भी निकलती है। फोटो देखते ही माइकल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड शब्बो की होती है। माइकल बिना कुछ सोचे मैनेजर की कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अबे मेरी शब्बो की फोटो तेरे पास कैसे आई? बेचारा मैनेजर कुछ बोल भी नहीं पाता कि माइकल पूरी टीम की तरफ घूम कर दहाड़ता है, सच सच बताओ, किस किसने मेरी शब्बों पर लाइन मारी है? अगले ही पल एक एक करके सभी साथी अपनी जेब से उसी शब्बों की तस्वीर निकाल लेते हैं। किसी के वॉलेट में, किसी के मोबाइल के कवर में, तो किसी की डायरी में वही फोटो लगी होती है। ये देखकर माइकल के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे खजाना नहीं, पूरी मोहब्बत ही चोरी हो गई हो। यहीं से कहानी का फोकस बदलकर गुड्डू और प्राची पर आ जाता है। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्राची की जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके दो भांजे भांजी रियांश और अक्षरा है। कुछ साल पहले उसकी बहन और जीजा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की परवरिश प्राची ही कर रही है। गुड्डू बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों की तंगी उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। गुड्डू हंसते हुए कहता है, दिल तो करोड़पति वाला है, लेकिन वॉलेट खोलो तो उसमें हवा भी EMI भर कर आती है। प्राची मुस्कुरा देती है। तभी उसे याद आता है कि बच्चों की स्कूल छुट्टी होने वाली है। वो जल्दी से वहां चली जाती है, जबकि गुड्डू की मुलाकात उसके दोस्त लल्लन से होती है। लल्लन कहता है, भाई मेहनत करके अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। गुड्डू तुरंत जवाब देता है, हमने जितने शॉर्टकट मारे हैं उतने में तो लोग लंबा रास्ता चलकर भी सफल हो जाते हैं। दोनों अक्सर अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढकर रहते हैं। पैसे की तलाश में भटकते भटकते दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी पास की टेबल पर बैठे मैनेजर फोन पर धीरे धीरे कह रहा होता है, नक्शा अब कैप्टन माइकल के
हाथ लग चुका है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो वो सीधे खजाने तक पहुंच जाएगा। बस इतना सुनना था कि चारों दोस्तों की आंखों में करोड़ों के नोट नाचने लगे। लल्लन धीरे से फुसफुसाया, भाई भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है, चारों उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे मुफ्त में बिरयानी बट रही हो। लेकिन मैनेजर भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। वो 2 गलियां पार करता है, 3 लोगों से टकराता है, एक फल वाले की रेड़ी पलट देता है और अगले ही पल भीड़ में ऐसा गायब हो जाता है जैसे सरकारी दफ्तर से फाइल गायब होती है। चारों इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी धड़ाम, आदि की जोरदार टक्कर सामने से आ रही एक लड़की से हो जाती है। लड़की का सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। वो गुस्से से चिल्लाती है, चलते हो या मिसाइल बनकर उड़ते हो? आदि भी पीछे नहीं हटता, मैडम ब्रेक तो आपके पास भी नहीं थे। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आसपास खड़े लोग भी मजे लेने लगते हैं। लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि असली गलती किसी तीसरे आदमी की थी, जो भीड़ का फायदा उठाकर कब का निकल चुका था। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, सामान उठाते हैं और पहली बार मुस्कुराकर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यही लड़की होती है जानवी। दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। उधर लल्लन के फोन की घंटी बजती है। फोन मिष्टी का होता है। लल्लन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट की होती है। वो भागता हुआ उसके घर पहुंचता है। मिष्टी के पापा उनकी शादी के लिए मान चुके थे। ये सुनते ही लल्लन खुशी से ऐसा उछलता है कि पास रखा फूलदान गिरते गिरते बचता है। वो खुशी में कहता है, आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा नंबर सेव किया है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने पुराने दोस्त जॉनी डिकोस्टा से मिलता है। गुड्डू उसे बताता है कि वो प्राची और उसके दोनों बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन बिना पैसों के ये सपना पूरा होना मुश्किल है। इसलिए वो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। जॉनी भी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब किस्मत बदलने का समय आ गया है। उधर आदि और जानवी की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी नोकझोंक कब दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को खुद भी पता नहीं चलता। जानवी के घरवाले पहले से उसकी शादी का जोर दे रहे होते हैं। आखिरकार एक दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और सीधे घर पहुंचकर सबको ये खबर देते हैं। शुरुआत में परिवार नाराज होता है, लेकिन दोनों का प्यार देखकर आखिरकार उन्हें अपना लेता है। शादी की खुशी में आदि अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखता है। वहां गुड्डू, लल्लन, मानव, जॉनी, प्राची, मिष्टी और बाकी सभी दोस्त पहुंचते हैं। प्राची के साथ उसके दोनों बच्चे भी आते हैं, जबकि उसकी छोटी बहन निशा भी पार्टी में शामिल होती है। पूरा माहौल हंसी मजाक से भरा होता है। तभी अचानक सबकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि शैतान सिंह का वही मैनेजर होता है। गुड्डू सबसे पहले उसे पहचान लेता है। वो जोर से चिल्लाता है, अरे पकड़ो, करोड़ों का जीपीएस भाग रहा है। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कोई कुर्सी से टकराता है, कोई गमले में गिर जाता है और लल्लन तो भागते भागते एक दूध वाले की साइकिल लेकर ही निकल पड़ता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। सब निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त घूमने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। गुड्डू नीचे उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पहाड़ की खाई के किनारे वही मैनेजर एक चट्टान से लटका हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सभी तुरंत उसे बचाने में जुट जाते हैं, लेकिन वहां ना रस्सी होती है और ना कोई दूसरा सहारा। आखिरकार वे एक अनोखा प्लान बनाते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चेन बना लेते हैं और धीरे धीरे खाई की तरफ उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, कोई फिसल जाता है, कोई दूसरे की टांग पकड़ लेता है, कोई डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। एक बार तो जॉनी डर के मारे लल्लन को छोड़ देता है। लल्लन सीधे गुड्डू के ऊपर लटक जाता है और पूरा चेन झूले की तरह हिलने लगता है। ऊपर खड़ा आदि चिल्लाता है, अरे बचाओ, इसे नहीं तो पहले ये गिरेंगे, फिर हम गिरेंगे और आखिर में खजाना भी किसी और को मिल जाएगा। सब किसी तरह अपना संतुलन संभाल लेते हैं और आखिरकार मैनेजर का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ा संभलता है, लल्लन सबसे पहले चिल्लाता है, पहले ये बता, खजाना कहाँ है? मैनेजर टूटती हुई सांसों में सिर्फ इतना ही कह पाता है, आदिवासी इलाका, एम के नीचे। इससे पहले कि मैनेजर पूरी बात बता पाता, उसका हाथ फिसल जाता है। सब उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो गहरी खाई में गिर जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, एम के नीचे। लेकिन करोड़ों का खजाना सामने दिखाई दे रहा हो तो इंसान ज्यादा सोचता नहीं, बस भागता है। और यही हाल इन सबका भी था। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद सभी उस रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच जाते हैं।
चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई एक विशाल नदी। लेकिन दोस्तों, यहां उनका स्वागत फूलों से नहीं, मुसीबतों से होने वाला था। इलाके के बीचों बीच बने एक पुराने ढाबे पर कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ आराम से खाना खा रहा था। उधर गुड्डू, लल्लन, मानव, आदि और जॉनी भी वहीं पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सब एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लल्लन की जुबान अगर कंट्रोल में रहती तो वो लल्लन ही क्या, वो माइकल की प्लेट देखकर बोल पड़ता है, सर, इतना खाना अकेले खाएंगे या खजाने के लिए भी थोड़ा बचाएंगे? माइकल उसे घूर कर देखता है। लल्लन तुरंत मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस डाइट पूछ रहा था। इतने में आदि की कोहनी गलती से माइकल से टकरा जाती है। माइकल का गिलास नीचे गिर जाता है। बस यहीं से मामला गर्म हो जाता है। माइकल गुस्से में उठता है। देखते ही देखते बहस, धक्का मुक्की और फिर पूरा ढाबा WWE का रिंग बन जाता है। कोई कुर्सी लेकर भाग रहा था, कोई मेज के नीचे छिप गया था। ढाबे वाला दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, अरे भाई, होटल है, बॉर्डर नहीं। मानव लड़ाई कम और समोसे ज्यादा बचा रहा था। वो प्लेट उठाकर बोला, मारपीट बाद में करना, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन माइकल की पूरी टीम ट्रेनिंग लेकर आई थी। कुछ ही मिनटों में गुड्डू और उसके सारे दोस्त पकड़ लिए जाते हैं। सबको रस्सियों से बांधकर माइकल अपने जहाज पर ले जाता है। अब सब सोच रहे थे कि आज तो गए काम से, लेकिन गुड्डू के दिमाग में एक नई खुराफात चल रही थी। वो मुस्कुराकर माइकल से कहता है, सर, आपकी पर्सनालिटी देखकर तो लगता है शेर भी आपको सलाम करके जंगल में घुसता होगा। माइकल की मूंछों पर ताव आ जाता है। तभी लल्लन भी शुरू हो जाता है, सर, अगर खजाना किसी को मिलना चाहिए तो सिर्फ आपको, हम तो आपके छोटे छोटे फैन हैं। जॉनी धीरे से फुसफुसाता है, इतना मक्खन तो अमूल भी नहीं बनाता। माइकल उनकी बातों में उलझ जाता है। इसी दौरान गुड्डू की नज़र उसकी जेब में रखे पुराने नक्शे पर पड़ती है। वो बड़ी चालाकी से नक्शा निकालकर देख लेता है और अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नक्शे में साफ दिखाई दे रहा था कि खजाना किसी गांव में नहीं, बल्कि दो विशाल पहाड़ों के बीच छिपा है। ऊपर से देखने पर वो दोनों पहाड़ अंग्रेजी के अक्षर M जैसे दिखाई देते थे। तभी गुड्डू धीरे से कहता है, अब समझ आया मैनेजर M के नीचे क्यों बोल रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टेक नहीं पाती, क्योंकि नक्शा अधूरा था। उसमें सिर्फ जगह का निशान था, वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं। यानी सही जगह सामने होते हुए भी उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी, उस पूरे आदिवासी इलाके में ऐसे दर्जनों M जैसे पहाड़ मौजूद थे, हर पहाड़ लगभग एक जैसा। यही वजह थी कि कैप्टन माइकल भी कई दिनों से यहां भटक रहा था, लेकिन खजाना उसके हाथ नहीं लगा। आखिर सभी फैसला करते हैं कि अब जो पहले खजाने तक पहुंचेगा, खजाना उसी का होगा। इसलिए हर कोई अलग अलग रास्ता चुनता है। कोई नदी से नाव लेकर निकलता है, कोई जंगल का रास्ता पकड़ता है, कोई गाड़ी से जाता है, तो कैप्टन माइकल अपने जहाज से जाता है। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां नदी के बीचों बीच दो विशाल पहाड़ बिल्कुल M का आकार बना रहे होते हैं। तीन तरफ उफनती नदी और एक तरफ घना जंगल। सबको यकीन हो जाता है कि यही वही जगह है। अब सभी अपनी अपनी तरफ से गुफा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कहीं जंगली जानवर पीछा करते हैं, कहीं सांप रास्ता रोक लेता है, तो कहीं टूटता हुआ लकड़ी का पुल सबकी जान मुश्किल में डाल लेता है। किसी तरह ये सब बाधाएं पार करके सभी आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां करोड़ों का खजाना होना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली संदूक पड़े होते हैं। सोना, हीरे, जवाहरात सब गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर खजाना यहां नहीं है तो आखिर गया कहाँ? क्या शैतान सिंह ने खजाना कहीं और छिपा दिया था, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबको बेवकूफ बनाकर पूरा खजाना पहले ही गायब कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। अब अगले भाग में आपको कबीर नायक भी दिखेगा, जो डबल धमाल में था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। धमाल 4 का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और अब हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए स्टार्स ने कितनी फीस चार्ज की है? आज हम आपको बताने वाले हैं धमाल 4 की पूरी स्टार कास्ट की फीस, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े चेहरे अजय देवगन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने धमाल 4 के लिए करीब 40 करोड़ रुपए फीस ली है। इतना ही नहीं, वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस से होने वाले मुनाफे में भी उनका हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की, जो धमाल फ्रेंचाइजी की जान माने जाते हैं।
अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं रितेश देशमुख भी एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भी धमाल 4 के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके बाद आते हैं रवि किशन, जिनकी ट्रेलर में दिखाई गई झलक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है कि रवि किशन को भी इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस दी गई है। अब बात करते हैं संजय मिश्रा की। अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए मेहनताना लिया है। वहीं जावेद जाफरी, जिन्होंने धमाल सीरीज के पिछले पार्ट्स में लोगों को खूब हंसाया था, उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए फीस मिली है। और आखिर में बात करते हैं फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा गुप्ता को धमाल 4 के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो दोस्तों, अगर इन सभी स्टार्स की फीस को जोड़ा जाए तो सिर्फ स्टार कास्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही बड़ा धमाका कर पाएगी जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धमाल 4 का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और अब हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए स्टार्स ने कितनी फीस चार्ज की है? आज हम आपको बताने वाले हैं धमाल 4 की पूरी स्टार कास्ट की फीस, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े चेहरे अजय देवगन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने धमाल 4 के लिए करीब 40 करोड़ रुपए फीस ली है। इतना ही नहीं, वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस से होने वाले मुनाफे में भी उनका हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की, जो धमाल फ्रेंचाइजी की जान माने जाते हैं। अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं रितेश देशमुख भी एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भी धमाल 4 के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके बाद आते हैं रवि किशन, जिनकी ट्रेलर में दिखाई गई झलक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है कि रवि किशन को भी इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस दी गई है। अब बात करते हैं संजय मिश्रा की। अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए मेहनताना लिया है। वहीं जावेद जाफरी, जिन्होंने धमाल सीरीज के पिछले पार्ट्स में लोगों को खूब हंसाया था, उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए फीस मिली है। और आखिर में बात करते हैं फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा गुप्ता को धमाल 4 के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो दोस्तों, अगर इन सभी स्टार्स की फीस को जोड़ा जाए तो सिर्फ स्टार कास्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही बड़ा धमाका कर पाएगी जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कि पैसा इंसान की सोच बदल देता है, लेकिन अगर करोड़ों का छिपा हुआ खजाना सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग भी इसे कारनामे कर बैठते हैं कि देखकर दिमाग नहीं पेट पकड़कर हंसी आती है। आज की कहानी में कुछ ऐसे ही महान लोग हैं जिन्हें ज़िंदगी में कभी ढंग की नौकरी नहीं मिली, लेकिन सपने सीधे अरबपति बनने के हैं। जैसे ही इन्हें करोड़ों के खजाने की भनक लगती है तो गाड़ी लेकर भाग पड़ता है। कोई नाव लेकर निकल जाता है तो कोई जंगल में ऐसे घुस जाता है कि जैसे उस जंगल का पट्टा उसी के नाम हो। लेकिन दोस्तों, ये खजाना जितना कीमती है उसे पाने का रास्ता उतना ही खतरनाक है। आगे आपको मिलेगा कॉमेडी, सस्पेंस, धोखा, पागलपन और ऐसी बेवकूफ़ियाँ जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे इन लोगों को खजाना नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं धमाल 4 की मज़ेदार कहानी की शुरुआत होती है कि कैप्टन माइकल से, जो कई सालों से भारत के सबसे खूंखार डाकू शैतान सिंह के छिपे हुए खजाने की तलाश में है। खबर मिलती है कि आज शैतान सिंह अपने महल से करोड़ों का सोना, हीरे, जवाहरात और अनमोल खजाना लेकर कहीं निकलने वाला है। बस फिर क्या था, कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ महल पर ऐसा हमला बोल देता है कि चारों तरफ गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। लेकिन जब तक वहां अंदर पहुंचता है तो शैतान सिंह पहले ही पीछे के गुप्त रास्ते से खजाने से भरी पेटी लेकर फरार हो चुका होता है।
अब इधर शैतान सिंह लगातार भागते भागते एक रहस्यमय आदिवासी इलाके में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में तेज बहती नदी। इन दो विशाल पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय गुफा होती है। गुफा के अंदर पहुंचकर शैतान सिंह दो सफ़ेद पत्थर हटाता है। सुरंग के आखिरी में जो नज़ारा दिखाई देता है उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। चारों तरफ सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्ति और अनगिनत संदूक जो पहले से खजाने से भरे पड़े थे। शैतान सिंह अपने साथ लाया हुआ पूरा खजाना भी वहीं पर छिपा देता है। फिर सुरंग बंद करके ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे यहाँ कभी आया ही ना हो। उधर कैप्टन माइकल महल की एक एक ईंट उलट देता है, लेकिन उसे एक सिक्का तक नहीं मिलता। गुस्से में उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वहाँ महल के नौकरों को पकड़कर पूछता है कि खजाना कहाँ है। बेचारे नौकर की ऐसी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैथ्स के पेपर में इतिहास का सवाल पूछ लिया गया हो। डरते डरते वहाँ बताता है कि शैतान सिंह कुछ देर पहले ही पूरा खजाना लेकर भाग चुका है। इतना सुनते ही माइकल शैतान सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर को पकड़कर अपने जहाज़ पर ले आता है और जहाज़ पर उसकी ऐसी पूछताछ होती है कि बेचारा बोलने से ज़्यादा पसीना बहाने लगता है। पहले तो वहाँ कुछ नहीं बताता है, लेकिन तलाश के दौरान उसके पर्स से एक पुराना नक्शा निकल आता है। माइकल की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही नक्शा है उसे करोड़ों के खजाने तक पहुंचा सकता है। लेकिन तभी उसी पर्स से एक फ़ोटो भी निकलती है। फ़ोटो देखते ही माइकल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ फ़ोटो किसी और की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड शब्बो की होती है। माइकल बिना कुछ सोचे मैनेजर की कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अबे मेरी शब्बो की फ़ोटो तेरे पास कैसे आई? बेचारा मैनेजर कुछ भी बोल नहीं पाता। माइकल पूरी टीम की तरफ घूमकर दहाड़ता है, सच सच बताओ किसने मेरी शब्बो पर लाइन मारी है। अगले ही पल एक एक करके सभी साथी अपने जेब से उसी शब्बों की तस्वीर निकाल लेते हैं। किसी के वॉलेट में, किसी के मोबाइल के कवर में, तो किसी की डायरी में वही फ़ोटो लगी होती है। यहाँ देखकर माइकल के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं कि जैसे खजाना नहीं, पूरी मोहब्बत की चोरी हो गई हो। यहीं से कहानी का फोकस बदलकर गुड्डू और प्राची पर आ जाता है। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्राची की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके दो भांजे भांजियाँ रियास और अक्षरा है। कुछ साल पहले उसकी बहन और जीजा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की परवरिश प्राची ही कर रही होती है। गुड्डू बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों की तंगी उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। गुड्डू हंसते हुए कहता है कि दिल तो करोड़पति वाला है, लेकिन वॉलेट खोलो तो उसमें हवा भी EMI भरकर आती है। प्राची मुस्कुरा देती है। तभी उसे याद आता है कि बच्चों की स्कूल छुट्टी होने वाली है। वहाँ जल्दी से वहाँ चली जाती है, जबकि गुड्डू की मुलाकात उसके दोस्त ललन से होती है। ललन कहता है कि भाई, मेहनत करके अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। गुड्डू तुरंत जवाब देता है कि हमने जितने भी शॉर्टकट मारे हैं उतने में तो लोग लंबा रास्ता चलकर भी सफल हो जाते हैं। दोनों अक्सर अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। पैसे की तलाश में भटकते भटकते दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी पास की एक टेबल पर बैठे मैनेजर फ़ोन पर धीरे धीरे कह रहा होता है कि नक्शा अब कैप्टन माइकल के हाथ लग चुका है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो वहाँ सीधे खजाने तक पहुँच जाएगा। बस इतना सुनना था कि चारों दोस्तों की आंखों में करोड़ों के नोट नाचने लगे। लल्लन धीरे से फुसफुसाया, भाई भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है तो चारों उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे मुफ्त में बिरयानी बट रही हो। लेकिन मैनेजर भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। वो 2 गलियां पार करता है, 3 लोगों से टकराता है, एक फल वाले की रेडी पलट देता है और अगले ही पल में भीड़ में ऐसा गायब हो जाता है कि जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल गायब हो जाती है। चारों इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी धड़ाम आदि से जोरदार टक्कर सामने से आ रही एक लड़की से हो जाती है। लड़की का सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। वहाँ गुस्से से चिल्लाती है, चलते हो या मिसाइल बनकर उड़ते हो। आदि भी पीछे नहीं हटता। मैडम, ब्रेक तो आपके पास भी नहीं थे। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आसपास खड़े लोग भी मज़े लेने लगते हैं। लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि असली गलती किसी तीसरे आदमी की थी, जो कि भीड़ का फ़ायदा उठाकर कब का निकल चुका था। लेकिन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और सामान उठाते हैं और पहली बार मुस्कुराकर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यही लड़की होती है जानवी। दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। उधर लल्लन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन मिस्टी का होता है। लल्लन की ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट की होती है।
वहाँ भागता हुआ उसके घर पहुँचता है। मिष्टी के पापा उनकी शादी के लिए मान चुके थे। यहाँ सुनते ही लल्लन खुशी से ऐसा उछलता है कि पास रखा फूलदान गिरते गिरते बचता है। वहाँ खुशी से कहता है कि आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा नंबर सेव किया है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने पुराने दोस्त जानी डिस्कोस्टा से मिलता है। गुड्डू उसे बताता है कि वहाँ प्राची और उसके दोनों बच्चों के साथ ज़िंदगी भी की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बिना पैसों के यहाँ सपना पूरा होना मुश्किल है। इसलिए वहाँ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। जॉनी भी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब किस्मत बदलने का समय आ गया है। उधर आदि और जानवी की मुलाकातें बढ़ने लगती है। छोटी छोटी नोकझोंक कब दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को खुद भी पता नहीं चलता। जानवी के घर वाले पहले से उसकी शादी का जोर दे रहे थे और आखिरकार एक दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और सीधे घर पहुंचकर सबको यहाँ खबर देते हैं। शुरुआत में परिवार नाराज होता है, लेकिन दोनों का प्यार देखकर आखिरकार उन्हें अपना लेता है। शादी की खुशी में शादी अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखता है। वहाँ गुड्डू, गुल्लन, मानव, जानी, प्राची, मिष्टी और बाकी सभी दोस्त पहुँचते हैं। प्राची के साथ उसके दोनों बच्चे भी आते हैं, जबकि उसकी छोटी बहन निशा भी पार्टी में शामिल होती है। पूरा माहौल हंसी मजाक से भरा है। तभी अचानक नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि शैतान सिंह का वही मैनेजर होता है, जो गुड्डू सबसे पहले उसे पहचान लेता है। वहाँ जोर से चिल्लाता है, अरे पकड़ो, करोड़ों का GPS भाग रहा है। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कोई कुर्सी से टकराता है तो कोई गमले में गिर जाता है, तो कोई लल्लन तो भागते भागते एक दूध की साइकिल लेकर ही निकल पड़ता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर भीड़ का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाता है। सब निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी दोस्त घूमने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। नीचे उतर कर देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। पहाड़ की खाई के किनारे वही मैनेजर चट्टान पर रखा हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी तुरंत उसे बचाने में जुट जाते हैं, लेकिन वहाँ ना रस्सी होती है और ना ही कोई दूसरा सहारा। आखिरकार वे एक अनोखा प्लान बनाते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चैन बना लेते हैं और धीरे धीरे खाई की तरफ उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, कोई फिसल जाता है तो कोई की टांग पकड़ लेता है, कोई डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। एक बार तो जॉनी डर के मारे लल्लन को छोड़ देता है। लल्लन सीधे गुड्डू के ऊपर लटक जाता है और पूरा चैन झूले की तरह हिलने लगता है। ऊपर खड़ा आदि चिल्लाता है, अरे बचाओ इसे, नहीं तो पहले यहाँ गिरेंगे, फिर हम गिरेंगे और आखिर में खजाना भी किसी और को मिल जाएगा। सब किसी तरह अपना संतुलन संभाल लेते हैं और आखिरकार मैनेजर का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वहाँ थोड़ा संभलता है, लल्लन सबसे पहले चिल्लाता है कि यहाँ बता, खजाना कहाँ है। मैनेजर टूटती हुई सांसों में सिर्फ इतना ही कह पाता है कि आदिवासी इलाका M के नीचे। इससे पहले ही मैनेजर की पूरी बात बता पाता, उसका हाथ फिसल जाता है। अब उसे बचाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन वह गहरी खाई में गिर जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, M के नीचे। लेकिन करोड़ों का खजाना सामने दिखाई दे रहा होता है तो इंसान ज़्यादा सोचता है नहीं, बस भागता है। और यही हाल इन सबका भी। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद उस रास्ते में आदिवासी इलाके में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई एक विशाल नदी। लेकिन दोस्तों, यहाँ उनका स्वागत फूलों से नहीं, मुसीबतों से होने वाला था। इलाके के बीचों बीच एक नए पुराने ढाबे कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ आराम से खाना खा रहा था। उधर गुड्डू, लल्लन, मानव, आदि और जानी भी वहीं पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सब एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लल्लन की जुबान अगर कंट्रोल में रहती है तो वहाँ लल्लन ही क्या, वो माइकल की प्लेट देखकर बोल पड़ता है, सर इतना खाना अकेले खाएंगे या फिर खजाना के लिए भी थोड़ा बचाएंगे। माइकल उसे घूर कर देखता है। लल्लन तुरंत मुस्कुरा कर कहता है, मैं तो बस डाइट पूछ रहा था। इतने में आदि की कोहनी गलती से माइकल से टकरा जाती है। माइकल का गिलास नीचे गिर जाता है। बस यही से मामला गर्म हो जाता है। माइकल गुस्से में उठता है। देखते ही देखते बहस और धक्का मुक्की और फिर पूरा ढाबा WWE का रिंग बन जाता है। कोई कुर्सी लेकर भाग रहा था तो कोई मेज के नीचे छिप गया था। ढाबे वाला दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, अरे भाई होटल है, बॉर्डर नहीं। मानव लड़ाई कम और समोसे से ज़्यादा बचा रहा था। वहाँ प्लेट उठाकर बोला, मारपीट बाद में करना, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन माइकल की पूरी टीम ट्रेनिंग लेकर आई थी। कुछ ही मिनटों में गुड्डू और उसके सारे दोस्त पकड़ लिए जाते हैं। सबको रस्सियों से बांधकर माइकल अपने जहाज़ पर ले जाता है। अब
सब सोच रहे थे कि आज तो गए काम से, लेकिन गुड्डू के दिमाग में एक नई खुराफात चल रही थी। वह मुस्कुराकर माइकल से कहता है कि सर, आपकी पर्सनैलिटी देखकर तो लगता है कि शेर भी आपको सलाम करके जंगल में घुसता होगा। माइकल की मूंछों पर ताव आ जाता है। तभी लल्लन भी शुरू हो जाता है। सर, अगर खजाना किसी को भी मिलना चाहिए तो सिर्फ आपको। हम तो आपके छोटे छोटे फ़ैन हैं। जॉनी धीरे से फुसफुसा कर कहते, इतना मक्खन तो अमूल भी नहीं बनाता। माइकल उनकी बातों में उलझ जाता है। इसी दौरान गुड्डू की नज़र उसकी जेब में रखे पुराने नक्शे पर पड़ती है। वो बड़ी चालाकी से नक्शा निकाल कर देख लेता है और अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। नक्शे में साफ दिखाई दे रहा था कि खजाना किसी गांव में नहीं बल्कि विशाल पहाड़ों के बीच छिपा है। ऊपर से देखने पर वो दोनों पहाड़ अंग्रेजी के अक्षर एम जैसे दिखाई देते थे। तभी गुड्डू धीरे से कहता है, अब समझ में आया मैनेजर एम के नीचे क्यों बोल रहा था। लेकिन खुशी ज़्यादा देर की टिक नहीं पाती, क्योंकि नक्शा अधूरा था। उसमें सिर्फ जगह का निशान था, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं। यानी सही जगह सामने होते हुए भी उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। और सबसे बड़ी बात परेशान यह था कि उस पूरे आदिवासी इलाके में ऐसे दर्जनों एम जैसे पहाड़ मौजूद थे। हर पहाड़ पर एक जैसा। यही वजह थी कि कैप्टन माइकल भी कई दिनों से यहाँ भटक रहा था, लेकिन खजाना उसके हाथ में नहीं लगा। आखिर सभी फैसला करते हैं कि अब जो पहले खजाने तक पहुँचेगा, खजाना उसी का होगा। इसलिए हर कोई अलग अलग रास्ता चुनता है और कोई नदी से नाव से लेकर निकलता है, कोई जंगल का रास्ता पकड़ता है, तो कोई गाड़ी से जाता है, तो कोई कैप्टन माइकल अपने जहाज़ से जाता है। लंबी मशक्क़त के बाद आखिरकार सभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नदी के बीचों बीच दो विशाल पहाड़ बिल्कुल एम का आकार बना रहे। 2 करोड़ रुपए फीस मिली है। और आखिर में बात करते हैं फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा गुप्ता को धमाल 4 के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो दोस्तों, अगर इन सभी स्टार्स की फीस को जोड़ा जाए तो सिर्फ स्टार कास्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही बड़ा धमाका कर पाएगी जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी अजय देवगन, क्या शैतान सिंह ने खजाना कहीं अरशद वारसी और रितेश देशमुख स्टारर धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। और ट्रेलर देखकर एक बात तो पक्की है, इस बार हंसी का डोज पहले से भी ज्यादा होने वाला है। पुरानी धमाल वाली मजेदार जोक्स के साथ इस बार नई कॉमेडी, नए ट्विस्ट और पूरा एंटरटेनमेंट पैक किया गया है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी? आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। यह फिल्म शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको एंटरटेन करती रहेगी। मुझे पूरा यकीन है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, धमाल 4 का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और अब हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए स्टार्स ने कितनी फीस चार्ज की है? आज हम आपको बताने वाले हैं धमाल 4 की पूरी स्टार कास्ट की फीस, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े चेहरे अजय देवगन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने धमाल 4 के लिए करीब 40 करोड़ रुपए फीस ली है। इतना ही नहीं, वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस से होने वाले मुनाफे में भी उनका हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की, जो धमाल फ्रेंचाइजी की जान माने जाते हैं। अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं रितेश देशमुख भी एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भी धमाल 4 के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके बाद आते हैं रवि किशन, जिनकी ट्रेलर में दिखाई गई झलक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है कि रवि किशन को भी इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस दी गई है। अब बात करते हैं संजय मिश्रा की। अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए मेहनताना लिया है। वहीं जावेद जाफरी, जिन्होंने धमाल सीरीज के पिछले पार्ट्स में लोगों को खूब हंसाया था, उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए फीस मिली है।
और आखिर में बात करते हैं फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा गुप्ता को धमाल 4 के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो दोस्तों, अगर इन सभी स्टार्स की फीस को जोड़ा जाए तो सिर्फ स्टार कास्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही बड़ा धमाका कर पाएगी जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मजेदार जोक्स के साथ इस बार नई कॉमेडी, नए ट्विस्ट और पूरा एंटरटेनमेंट पैक किया गया है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी? आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े चेहरे अजय देवगन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने धमाल 4 के लिए करीब 40 करोड़ रुपए फीस ली है। इतना ही नहीं, वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस से होने वाले मुनाफे में भी उनका हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की, जो धमाल फ्रेंचाइजी की जान माने जाते हैं। अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं रितेश देशमुख भी एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भी धमाल 4 के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके बाद आते हैं रवि किशन, जिनकी ट्रेलर में दिखाई गई झलक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है कि रवि किशन को भी इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस दी गई है। अब बात करते हैं संजय मिश्रा की। अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए मेहनताना लिया है। वहीं जावेद जाफरी, जिन्होंने धमाल सीरीज के पिछले पार्ट्स में लोगों को खूब हंसाया था, उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए फीस मिली है। और आखिर में बात करते हैं फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा गुप्ता को धमाल 4 के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो दोस्तों, अगर इन सभी स्टार्स की फीस को जोड़ा जाए तो सिर्फ स्टार कास्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही बड़ा धमाका कर पाएगी जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। है और ट्रेलर देखकर एक बात तो पक्की है, इस बार हंसी का डोज पहले से भी ज्यादा होने वाला है। पुरानी धमाल वाली मजेदार जोक्स के साथ इस बार नई कॉमेडी, नए ट्विस्ट और पूरा एंटरटेनमेंट पैक किया गया है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी? आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। और ट्रेलर देखकर एक बात तो पक्की है, इस बार हंसी का डोज पहले से भी ज्यादा होने वाला है। पुरानी धमाल वाली मजेदार जोक्स के साथ इस बार नई कॉमेडी, नए ट्विस्ट और पूरा एंटरटेनमेंट पैक किया गया है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी? आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके जरूर बताना। कहते हैं कि पैसा इंसान की सोच बदल देता है, लेकिन अगर करोड़ों का छिपा हुआ खजाना सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे कारनामे कर बैठते हैं कि देखकर दिमाग नहीं, पेट पकड़कर हंसी आती है। आज की कहानी में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कभी ढंग की नौकरी नहीं मिली, लेकिन सपने सीधे अरबपति बनने के हैं। जैसे ही इन्हें करोड़ों के खजाने की भनक लगती है, कोई गाड़ी लेकर भाग पड़ता है, कोई नाव लेकर निकल जाता है, तो कोई जंगल में ऐसे घुस जाता है जैसे उस जंगल का पट्टा उसी के नाम हो। लेकिन दोस्तों, ये खजाना जितना कीमती है, उसे पाने का रास्ता उतना ही खतरनाक। आगे आपको मिलेगा कॉमेडी, सस्पेंस, धोखा, पागलपन और ऐसी बेवकूफियां जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे इन लोगों को खजाना नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं धमाल 4 की मजेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन माइकल से जो कई सालों से भारत के सबसे खूंखार डाकू शैतान सिंह के छिपे हुए खजाने की तलाश में है।
खबर मिलती है कि आज शैतान सिंह अपने महल से करोड़ों का सोना, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाना लेकर कहीं निकलने वाला है। बस फिर क्या था, कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ महल पर ऐसा हमला बोल देता है कि चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचता, शैतान सिंह पहले ही पीछे के गुप्त रास्ते से खजाने से भरी पेटी लेकर फरार हो चुका होता है। अब इधर शैतान सिंह लगातार भागते भागते एक रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में तेज बहती नदी। इन दो विशाल पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा होती है। गुफा के अंदर पहुंचकर शैतान सिंह दो सफेद पत्थर हटाता है। सुरंग के आखिर में जो नजारा दिखाई देता है, उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। चारों तरफ सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियां और अनगिनत संदूक जो पहले से खजाने से भरे पड़े थे। शैतान सिंह अपने साथ लाया हुआ पूरा खजाना भी वहीं छिपा देता है, फिर सुरंग बंद करके ऐसे गायब हो जाता है जैसे यहां कभी आया ही ना हो। उधर कैप्टन माइकल महल की एक एक ईंट उलट देता है, लेकिन उसे एक सिक्का तक नहीं मिलता। गुस्से में उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो महल के नौकरों को पकड़कर पूछता है, खजाना कहाँ है? बेचारे नौकर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैथ्स के पेपर में इतिहास का सवाल पूछ लिया गया हो। डरते डरते वो बताता है कि शैतान सिंह कुछ देर पहले ही पूरा खजाना लेकर भाग चुका है। इतना सुनते ही माइकल शैतान सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर को पकड़कर अपने जहाज पर ले आता है। जहाज पर उसकी ऐसी पूछताछ होती है कि बेचारा बोलने से ज्यादा पसीना बहाने लगता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन तलाशी के दौरान उसके पर्स से एक पुराना नक्शा निकल आता है। माइकल की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही नक्शा उसे करोड़ों के खजाने तक पहुंचा सकता है। लेकिन तभी उसी पर्स से एक फोटो भी निकलती है। फोटो देखते ही माइकल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड शब्बो की होती है। माइकल बिना कुछ सोचे मैनेजर की कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अबे मेरी शब्बो की फोटो तेरे पास कैसे आई? बेचारा मैनेजर कुछ बोल भी नहीं पाता कि माइकल पूरी टीम की तरफ घूम कर दहाड़ता है, सच सच बताओ, किस किसने मेरी शब्बों पर लाइन मारी है? अगले ही पल एक एक करके सभी साथी अपनी जेब से उसी शब्बों की तस्वीर निकाल लेते हैं। किसी के वॉलेट में, किसी के मोबाइल के कवर में, तो किसी की डायरी में वही फोटो लगी होती है। ये देखकर माइकल के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे खजाना नहीं, पूरी मोहब्बत ही चोरी हो गई हो। यहीं से कहानी का फोकस बदलकर गुड्डू और प्राची पर आ जाता है। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्राची की जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके दो भांजे भांजी रियांश और अक्षरा हैं। कुछ साल पहले उसकी बहन और जीजा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की परवरिश प्राची ही कर रही है। गुड्डू बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों की तंगी उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। गुड्डू हंसते हुए कहता है, दिल तो करोड़पति वाला है, लेकिन वॉलेट खोलो तो उसमें हवा भी EMI भर कर आती है। प्राची मुस्कुरा देती है। तभी उसे याद आता है कि बच्चों की स्कूल छुट्टी होने वाली है। वो जल्दी से वहां चली जाती है, जबकि गुड्डू की मुलाकात उसके दोस्त लल्लन से होती है। लल्लन कहता है, भाई मेहनत करके अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। गुड्डू तुरंत जवाब देता है, हमने जितने शॉर्टकट मारे हैं उतने में तो लोग लंबा रास्ता चलकर भी सफल हो जाते हैं। दोनों अक्सर अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढकर रहते हैं। पैसे की तलाश में भटकते भटकते दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी पास की टेबल पर बैठे मैनेजर फोन पर धीरे धीरे कह रहा होता है, नक्शा अब कैप्टन माइकल के हाथ लग चुका है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो वो सीधे खजाने तक पहुंच जाएगा। बस इतना सुनना था कि चारों दोस्तों की आंखों में करोड़ों के नोट नाचने लगे। लल्लन धीरे से फुसफुसाया, भाई भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है, चारों उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे मुफ्त में बिरयानी बट रही हो। लेकिन मैनेजर भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। वो 2 गलियां पार करता है, 3 लोगों से टकराता है, एक फल वाले की रेड़ी पलट देता है और अगले ही पल भीड़ में ऐसा गायब हो जाता है जैसे सरकारी दफ्तर से फाइल गायब होती है। चारों इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी धड़ाम, आदि की जोरदार टक्कर सामने से आ रही एक लड़की से हो जाती है। लड़की का सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। वो गुस्से से चिल्लाती है, चलते हो या मिसाइल बनकर उड़ते हो? आदि भी पीछे नहीं हटता, मैडम ब्रेक तो आपके पास भी नहीं थे। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आसपास खड़े लोग भी मजे लेने लगते हैं। लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि असली गलती किसी तीसरे आदमी की थी, जो भीड़ का फायदा उठाकर कब का निकल चुका था।
दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, सामान उठाते हैं और पहली बार मुस्कुराकर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यही लड़की होती है जानवी। दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। उधर लल्लन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन मिष्टी का होता है। लल्लन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट की होती है। वो भागता हुआ उसके घर पहुंचता है। मिष्टी के पापा उनकी शादी के लिए मान चुके थे। ये सुनते ही लल्लन खुशी से ऐसा उछलता है कि पास रखा फूलदान गिरते गिरते बचता है। वो खुशी में कहता है, आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा नंबर सेव किया है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने पुराने दोस्त जॉनी डिकोस्टा से मिलता है। गुड्डू उसे बताता है कि वो प्राची और उसके दोनों बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन बिना पैसों के ये सपना पूरा होना मुश्किल है। इसलिए वो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। जॉनी भी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब किस्मत बदलने का समय आ गया है। उधर आदि और जानवी की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी नोकझोंक कब दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को खुद भी पता नहीं चलता। जानवी के घरवाले पहले से उसकी शादी का जोर दे रहे होते हैं। आखिरकार एक दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और सीधे घर पहुंचकर सबको ये खबर देते हैं। शुरुआत में परिवार नाराज होता है, लेकिन दोनों का प्यार देखकर आखिरकार उन्हें अपना लेता है। शादी की खुशी में आदि अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखता है। वहां गुड्डू, लल्लन, मानव, जॉनी, प्राची, मिष्टी और बाकी सभी दोस्त पहुंचते हैं। प्राची के साथ उसके दोनों बच्चे भी आते हैं, जबकि उसकी छोटी बहन निशा भी पार्टी में शामिल होती है। पूरा माहौल हंसी मजाक से भरा होता है। तभी अचानक सबकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि शैतान सिंह का वही मैनेजर होता है। गुड्डू सबसे पहले उसे पहचान लेता है। वो जोर से चिल्लाता है, अरे पकड़ो, करोड़ों का जीपीएस भाग रहा है। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कोई कुर्सी से टकराता है, कोई गमले में गिर जाता है और लल्लन तो भागते भागते एक दूध वाले की साइकिल लेकर ही निकल पड़ता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। सब निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त घूमने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। गुड्डू नीचे उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पहाड़ की खाई के किनारे वही मैनेजर एक चट्टान से लटका हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सभी तुरंत उसे बचाने में जुट जाते हैं, लेकिन वहां ना रस्सी होती है और ना कोई दूसरा सहारा। आखिरकार वे एक अनोखा प्लान बनाते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चेन बना लेते हैं और धीरे धीरे खाई की तरफ उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, कोई फिसल जाता है, कोई दूसरे की टांग पकड़ लेता है, कोई डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। एक बार तो जॉनी डर के मारे लल्लन को छोड़ देता है। लल्लन सीधे गुड्डू के ऊपर लटक जाता है और पूरा चेन झूले की तरह हिलने लगता है। ऊपर खड़ा आदि चिल्लाता है, अरे बचाओ इसे, नहीं तो पहले ये गिरेंगे, फिर हम गिरेंगे और आखिर में खजाना भी किसी और को मिल जाएगा। सब किसी तरह अपना संतुलन संभाल लेते हैं और आखिरकार मैनेजर का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ा संभलता है, लल्लन सबसे पहले चिल्लाता है, पहले ये बता खजाना कहाँ है। मैनेजर टूटती हुई सांसों में सिर्फ इतना ही कह पाता है, आदिवासी इलाका, एम के नीचे। इससे पहले कि मैनेजर पूरी बात बता पाता, उसका हाथ फिसल जाता है। सब उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो गहरी खाई में गिर जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, एम के नीचे। लेकिन करोड़ों का खजाना सामने दिखाई दे रहा हो तो इंसान ज्यादा सोचता नहीं, बस भागता है। और यही हाल इन सबका भी था। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद सभी उस रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई एक विशाल नदी। लेकिन दोस्तों, यहां उनका स्वागत फूलों से नहीं, मुसीबतों से होने वाला था। इलाके के बीचों बीच बने एक पुराने ढाबे पर कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ आराम से खाना खा रहा था। उधर गुड्डू, लल्लन, मानव, आदि और जॉनी भी वहीं पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सब एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लल्लन की जुबान अगर कंट्रोल में रहती तो वो लल्लन ही क्या, वो माइकल की प्लेट देखकर बोल पड़ता है, सर इतना खाना अकेले खाएंगे या खजाने के लिए भी थोड़ा बचाएंगे। माइकल उसे घूर कर देखता है। लल्लन तुरंत मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस डाइट पूछ रहा था। इतने में आदि की कोहनी गलती से माइकल से टकरा जाती है। माइकल का गिलास नीचे गिर जाता है। बस यहीं से मामला गर्म हो जाता है। माइकल गुस्से में उठता है। देखते ही देखते बहस, धक्का मुक्की और फिर पूरा ढाबा WWE का रिंग बन जाता है। कोई कुर्सी लेकर भाग रहा था, कोई मेज के नीचे छिप गया था। ढाबे वाला दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, अरे भाई होटल है, बॉर्डर नहीं।
मानव लड़ाई कम और समोसे ज्यादा बचा रहा था। वो प्लेट उठाकर बोला, मारपीट बाद में करना, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन माइकल की पूरी टीम ट्रेनिंग लेकर आई थी। कुछ ही मिनटों में गुड्डू और उसके सारे दोस्त पकड़ लिए जाते हैं। सबको रस्सियों से बांधकर माइकल अपने जहाज पर ले जाता है। अब सब सोच रहे थे कि आज तो गए काम से, लेकिन गुड्डू के दिमाग में एक नई खुराफात चल रही थी। वो मुस्कुराकर माइकल से कहता है, सर, आपकी पर्सनालिटी देखकर तो लगता है शेर भी आपको सलाम करके जंगल में घुसता होगा। माइकल की मूंछों पर ताव आ जाता है। तभी लल्लन भी शुरू हो जाता है, सर, अगर खजाना किसी को मिलना चाहिए तो सिर्फ आपको, हम तो आपके छोटे छोटे फैन हैं। जॉनी धीरे से फुसफुसाता है, इतना मक्खन तो अमूल भी नहीं बनाता। माइकल उनकी बातों में उलझ जाता है। इसी दौरान गुड्डू की नजर उसकी जेब में रखे पुराने नक्शे पर पड़ती है। वो बड़ी चालाकी से नक्शा निकालकर देख लेता है और अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, नक्शे में साफ दिखाई दे रहा था कि खजाना किसी गांव में नहीं, बल्कि दो विशाल पहाड़ों के बीच छिपा है। लेकिन क्या ऊपर आप से जानते हैं देखने कि पर इस वो फिल्म में दोनों काम पहाड़ करने के लिए अंग्रेजी के स्टार्स ने अक्षर कितनी एम जैसे फीस दिखाई चार्ज की है? देते थे। आज तभी हम आपको गुड्डू बताने धीरे से वाले हैं कहता है, धमाल 4 की अब पूरी समझ आया स्टार कास्ट मैनेजर की एम फीस, की नीचे जिसे क्यों बोल जानकर रहा आप था। हैरान रह जाएंगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर सबसे तक पहले नहीं बात करते पाती, हैं फिल्म क्योंकि के नक्शा सबसे बड़े अधूरा था। चेहरे अजय देवगन उसमें की। सिर्फ जगह का रिपोर्ट्स के निशान था, मुताबिक अजय वहां देवगन तक ने पहुंचने का धमाल 4 रास्ता के लिए नहीं। करीब 40 यानी करोड़ रुपए सही फीस जगह ली है। सामने होते इतना हुए ही भी नहीं, वो फिल्म उसे के ढूंढना प्रोड्यूसर भी भूसे हैं, के ढेर में इसलिए सुई बॉक्स ढूंढने ऑफिस जैसा से होने था। वाले मुनाफे और में भी सबसे उनका बड़ी हिस्सा हो परेशानी सकता ये है। थी, उस अब पूरे बात करते आदिवासी हैं इलाके अरशद में वारसी की, ऐसे जो दर्जनों धमाल एम फ्रेंचाइजी जैसे की पहाड़ जान माने मौजूद थे। जाते हैं। हर अपनी पहाड़ शानदार लगभग कॉमेडी एक से जैसा। दर्शकों को हंसाने यही वाले वजह थी अरशद कि वारसी कैप्टन को माइकल इस भी फिल्म के लिए कई लगभग दिनों से 10 यहाँ करोड़ भटक रुपए रहा फीस था। मिली है। लेकिन वहीं खजाना रितेश उसके हाथ देशमुख नहीं भी लगा। एक बार फिर अपने आखिर मजेदार सभी अंदाज फैसला में नजर करते आने हैं कि वाले अब जो पहले रिपोर्ट्स की खजाने माने तक तो पहुंचेगा, उन्होंने भी धमाल खजाना 4 उसी के का लिए होगा। करीब 10 करोड़ रुपए इसलिए चार्ज हर कोई किए हैं। अलग अलग रास्ता इसके चुनता बाद है। आते हैं रवि कोई किशन, नदी से नाव जिनकी लेकर ट्रेलर में निकलता है, दिखाई गई कोई झलक जंगल ने का फैंस रास्ता का ध्यान पकड़ता है, अपनी ओर कोई खींच लिया गाड़ी से जाता है, बताया तो जा रहा है कैप्टन कि रवि माइकल किशन अपने को भी जहाज इस से फिल्म जाता के है। लिए लगभग 10 करोड़ लंबी रुपए फीस मशक्कत दी के गई बाद है। आखिरकार अब बात सभी एक करते हैं ऐसी संजय जगह मिश्रा पहुंचते की। हैं अपनी जहां नदी दमदार के कॉमिक बीचों बीच टाइमिंग और दो शानदार विशाल एक्टिंग के पहाड़ लिए बिल्कुल मशहूर एम संजय का मिश्रा आकार ने बना रहे इस फिल्म होते के हैं। लिए करीब 3 करोड़ तीन रुपए तरफ मेहनताना उफनती किया नदी है। और वहीं एक तरफ जावेद घना जाफरी, जंगल। जिन्होंने धमाल सबको सीरीज यकीन के हो जाता पिछले है कि पार्ट्स में यही वही लोगों को जगह खूब है। हंसाया था। अब सभी उन्हें अपनी इस अपनी फिल्म के तरफ लिए से लगभग गुफा 2 तक करोड़ पहुंचने रुपए की फीस कोशिश मिली है। करते हैं। और आखिर रास्ते में कहीं जंगली जानवर पीछा करते हैं, कहीं सांप रास्ता रोक लेता है, तो कहीं टूटता हुआ लकड़ी का पुल सबकी जान मुश्किल में डाल लेता है। किसी तरह ये सब बाधाएं पार करके सभी आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां करोड़ों का खजाना होना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली संदूक पड़े होते हैं। सोना, हीरे, जवाहरात सब गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर खजाना यहाँ नहीं है तो आखिर गया कहाँ? क्या शैतान सिंह ने खजाना कहीं और छिपा दिया था, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबको बेवकूफ बनाकर पूरा खजाना पहले ही गायब कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। अब अगले भाग में आपको कबीर नायक भी दिखेगा, जो डबल धमाल में था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और अगर आपने अभी तक हमारी टोस्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर उसका वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके अभी देख लीजिए। कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको एंटरटेन करती रहेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। कहेंगे इन लोगों को खजाना नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं धमाल 4 की मज़ेदार कहानी की शुरुआत होती है कि कैप्टन माइकल से, जो कई सालों से भारत के सबसे खूंखार डाकू शैतान सिंह के छिपे हुए खजाने की तलाश में है। खबर मिलती है कि आज शैतान सिंह अपने महल से करोड़ों का सोना, हीरे, जवाहरात और अनमोल खजाना लेकर कहीं निकलने वाला है। बस फिर क्या था, कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ महल पर ऐसा हमला बोल देता है कि चारों तरफ गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। लेकिन जब तक वहां अंदर पहुंचता है तो शैतान सिंह पहले ही पीछे के गुप्त रास्ते से खजाने से भरी पेटी लेकर फरार हो चुका होता है। अब इधर शैतान सिंह लगातार भागते भागते एक रहस्यमय आदिवासी इलाके में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में तेज बहती नदी। इन दो विशाल पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय गुफा होती है। गुफा के अंदर पहुंचकर शैतान सिंह 2 सफ़ेद पत्थर हटाता है। सुरंग के आखिरी में जो नज़ारा दिखाई देता है उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। चारों तरफ सोने की ईंटें, हीरे, जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियाँ और अनगिनत संदूक जो पहले से खजाने से भरे पड़े थे। शैतान सिंह अपने साथ लाया हुआ पूरा खजाना भी वहीं पर छिपा देता है। फिर सुरंग बंद करके ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे यहाँ कभी आया ही ना हो। उधर कैप्टन माइकल महल की एक एक ईंट उलट देता है, लेकिन उसे एक सिक्का तक नहीं मिलता। गुस्से में उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है
वहाँ महल के नौकरों को पकड़कर पूछता है कि खजाना कहाँ है। बेचारे नौकर की ऐसी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैथ्स के पेपर में इतिहास का सवाल पूछ लिया गया हो। डरते डरते वहाँ बताता है कि शैतान सिंह कुछ देर पहले ही पूरा खजाना लेकर भाग चुका है। इतना सुनते ही माइकल शैतान सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर को पकड़कर अपने जहाज़ पर ले आता है और जहाज़ पर उसकी ऐसी पूछताछ होती है कि बेचारा बोलने से ज़्यादा पसीना बहाने लगता है। पहले तो वहाँ कुछ नहीं बताता है, लेकिन तलाश के दौरान उसके पर्स से एक पुराना नक्शा निकल आता है। माइकल की आंखें चमक उठती है। उसे समझ आ जाता है कि यही नक्शा है उसे करोड़ों के खजाने तक पहुंचा सकता है। लेकिन तभी उसी पर्स से एक फ़ोटो भी निकलती है। फ़ोटो देखते ही माइकल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ फ़ोटो किसी और की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड शब्बो की होती है। माइकल बिना कुछ सोचे मैनेजर की कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अबे मेरी शब्बो की फ़ोटो तेरे पास कैसे आई? बेचारा मैनेजर कुछ भी बोल नहीं पाता। माइकल पूरी टीम की तरफ घूमकर दहाड़ता है, सच सच बताओ किसने मेरी शब्बो पर लाइन मारी है। अगले ही पल एक एक करके सभी साथी अपने जेब से उसी शब्बों की तस्वीर निकाल लेते हैं। किसी के वॉलेट में, किसी के मोबाइल के कवर में, तो किसी की डायरी में वही फ़ोटो लगी होती है। यहाँ देखकर माइकल के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं कि जैसे खजाना नहीं, पूरी मोहब्बत की चोरी हो गई हो। यही से कहानी का फोकस बदलकर गुड्डू और प्राची पर आ जाता है। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्राची की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके दो भांजे भांजियाँ रियास और अक्षरा है। कुछ साल पहले उसकी बहन और जीजा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की परवरिश प्राची ही कर रही होती है। गुड्डू बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों की तंगी उनकी शादी में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बनी हुई है। गुड्डू हंसते हुए कहता है कि दिल तो करोड़पति वाला है, लेकिन वॉलेट खोलो तो उसमें हवा भी EMI भरकर आती है। प्राची मुस्कुरा देती है। तभी उसे याद आता है कि बच्चों की स्कूल छुट्टी होने वाली है। वहाँ जल्दी से वहाँ चली जाती है, जबकि गुड्डू की मुलाकात उसके दोस्त ललन से होती है। ललन कहता है कि भाई, मेहनत करके अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। गुड्डू तुरंत जवाब देता है कि हमने जितने भी शॉर्टकट मारे हैं उतने में तो लोग लंबा रास्ता चलकर भी सफल हो जाते हैं। दोनों अक्सर अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। पैसे की तलाश में भटकते भटकते दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी पास की एक टेबल पर बैठे मैनेजर फ़ोन पर धीरे धीरे कह रहा होता है कि नक्शा अब कैप्टन माइकल के हाथ लग चुका है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो वहाँ सीधे खजाने तक पहुँच जाएगा। बस इतना सुनना था कि चारों दोस्तों की आंखों में करोड़ों के नोट नाचने लगे। लल्लन धीरे से फुसफुसाया, भाई भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है तो चारों उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे मुफ्त में बिरयानी बट रही हो। लेकिन मैनेजर भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। वो 2 गलियां पार करता है, 3 लोगों से टकराता है, एक फल वाले की रेडी पलट देता है और अगले ही पल में भीड़ में ऐसा गायब हो जाता है कि जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल गायब हो जाती है। चारों इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी धड़ाम आदि से जोरदार टक्कर सामने से आ रही एक लड़की से हो जाती है। लड़की का सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। वहाँ गुस्से से चिल्लाती है, चलते हो या मिसाइल बनकर उड़ते हो। आदि भी पीछे नहीं हटता। मैडम, ब्रेक तो आपके पास भी नहीं थे। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आसपास खड़े लोग भी मज़े लेने लगते हैं। लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि असली गलती किसी तीसरे आदमी की थी, जो कि भीड़ का फ़ायदा उठाकर कब का निकल चुका था। लेकिन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और सामान उठाते हैं और पहली बार मुस्कुराकर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यही लड़की होती है जानवी। दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। उधर लल्लन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन मिष्टी का होता है। लल्लन की ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट की होती है। वहाँ भागता हुआ उसके घर पहुँचता है। मिष्टी के पापा उनकी शादी के लिए मान चुके थे। यहाँ सुनते ही लल्लन खुशी से ऐसा उछलता है कि पास रखा फूलदान गिरते गिरते बचता है। वहाँ खुशी से कहता है कि आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा नंबर सेव किया है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने पुराने दोस्त जानी डिस्कोस्टा से मिलता है। गुड्डू उसे बताता है कि वहाँ प्राची और उसके दोनों बच्चों के साथ ज़िंदगी भी की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बिना पैसों के यहाँ सपना पूरा होना मुश्किल है। इसलिए वहाँ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। जॉनी भी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब किस्मत बदलने का समय आ गया है। उधर आदि और जानवी की मुलाकातें बढ़ने लगती है। छोटी छोटी नोकझोंक का दोस्ती में और दोस्ती का प्यार में बदल जाती है। दोनों को खुद भी पता नहीं चलता। जानवी के घर वाले पहले से उसकी शादी का जोर दे रहे थे और आखिरकार एक दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और सीधे घर पहुंचकर सबको यहाँ खबर देते हैं। शुरुआत में परिवार नाराज
होता है, लेकिन दोनों का प्यार देखकर आखिरकार उन्हें अपना लेता है। शादी की खुशी में शादी अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखता है। वहाँ गुड्डू, गुल्लन, मानव, जानी, प्राची, मिष्टी और बाकी सभी दोस्त पहुँचते हैं। प्राची के साथ उसके दोनों बच्चे भी आते हैं, जबकि उसकी छोटी बहन निशा भी पार्टी में शामिल होती है। पूरा माहौल हंसी मजाक से भरा है। तभी अचानक नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि शैतान सिंह का वही मैनेजर होता है, जो गुड्डू सबसे पहले उसे पहचान लेता है। वहाँ जोर से चिल्लाता है, अरे पकड़ो, करोड़ों का GPS भाग रहा है। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कोई कुर्सी से टकराता है, तो कोई गमले में गिर जाता है, तो कोई लल्लन तो भागते भागते एक दूध की साइकिल लेकर ही निकल पड़ता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर भीड़ का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाता है। सब निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी दोस्त घूमने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। नीचे उतर कर देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। पहाड़ की खाई के किनारे वहीं मैनेजर एक चट्टान से लटका हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी तुरंत उसे बचाने में जुट जाते हैं, लेकिन वहाँ ना रस्सी होती है और ना ही कोई दूसरा सहारा। आखिरकार वे एक अनोखा प्लान बनाते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चैन बना लेते हैं और धीरे धीरे खाई की तरफ उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, कोई फिसल जाता है तो कोई की टांग पकड़ लेता है, कोई डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। एक बार तो जॉनी डर के मारे लल्लन को छोड़ देता है। लल्लन सीधे गुड्डू के ऊपर लटक जाता है और पूरा चैन झूले की तरह हिलने लगता है। ऊपर खड़ा आदि चिल्लाता है, अरे बचाओ इसे, नहीं तो पहले यहाँ गिरेंगे, फिर हम गिरेंगे और आखिर में खजाना भी किसी और को मिल जाएगा। सब किसी तरह अपना संतुलन संभाल लेते हैं और आखिरकार मैनेजर का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वहाँ थोड़ा संभलता है, लल्लन सबसे पहले चिल्लाता है कि यहाँ बता, खजाना कहाँ है। मैनेजर टूटती हुई सांसों में सिर्फ इतना ही कह पाता है कि आदिवासी इलाका M के नीचे। इससे पहले ही मैनेजर की पूरी बात बता पाता, उसका हाथ फिसल जाता है। अब उसे बचाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन वह गहरी खाई में गिर जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, M के नीचे। लेकिन करोड़ों का खजाना सामने दिखाई दे रहा होता है तो इंसान ज़्यादा सोचता है नहीं, बस भागता है। और यही हाल इन सबका भी। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद उस रास्ते में आदिवासी इलाके में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई एक विशाल नदी। लेकिन दोस्तों, यहाँ उनका स्वागत फूलों से नहीं, मुसीबतों से होने वाला था। इलाके के बीचों बीच एक नए पुराने ढाबे कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ आराम से खाना खा रहा था। उधर गुड्डू, लल्लन, मानव आदि और जानी भी वहीं पहुँच जाते हैं। शुरुआत में सब एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लल्लन की जुबान अगर कंट्रोल में रहती है तो वहाँ लल्लन ही क्या, वो माइकल की प्लेट देखकर बोल पड़ता है, सर इतना खाना अकेले खाएंगे या फिर खजाना के लिए भी थोड़ा बचाएंगे। माइकल उसे घूर कर देखता है। लल्लन तुरंत मुस्कुरा कर कहता है, मैं तो बस डाइट पूछ रहा था। इतने में आदि की कोहनी गलती से माइकल से टकरा जाती है। माइकल का गिलास नीचे गिर जाता है। बस यही से मामला गर्म हो जाता है। माइकल गुस्से में उठता है। देखते ही देखते बहस और धक्का मुक्की और फिर पूरा ढाबा WWE का रिंग बन जाता है। कोई कुर्सी लेकर भाग रहा था तो कोई मेज के नीचे छिप गया था। ढाबे वाला दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, अरे भाई होटल है, बॉर्डर नहीं। मानव लड़ाई कम और समोसे ज़्यादा बचा रहा था। वहाँ प्लेट उठाकर बोला, मारपीट बाद में करना, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन माइकल की पूरी टीम ट्रेनिंग लेकर आई थी। कुछ ही मिनटों में गुड्डू और उसके सारे दोस्त पकड़ लिए जाते हैं। सबको रस्सियों से बांधकर माइकल अपने जहाज पर ले जाता है। अब सब सोच रहे थे कि आज तो गए काम से, लेकिन गुड्डू के दिमाग में एक नई खुराफात चल रही थी। वह मुस्कुराकर माइकल से कहता है कि सर, आपकी पर्सनैलिटी देखकर तो लगता है कि शेर भी आपको सलाम करके जंगल में घुसता होगा। माइकल की मूँछों पर ताव आ जाता है। तभी लल्लन भी शुरू हो जाता है, सर अगर खजाना किसी को भी मिलना चाहिए तो सिर्फ आपको, हम तो आपके छोटे छोटे फ़ैन हैं। जॉनी धीरे से फुसफुसा कर कहते, इतना मक्खन तो अमूल भी नहीं बनाता। माइकल उनकी बातों में उलझ जाता है। इसी दौरान गुड्डू की नज़र उसकी जेब में रखे पुराने नक्शे पर पड़ती है। वो बड़ी चालाकी से नक्शा निकाल कर देख लेता है और अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। नक्शे में साफ दिखाई दे रहा था कि खजाना किसी गांव में नहीं बल्कि विशाल पहाड़ों के बीच छिपा है। ऊपर से देखने पर वो दोनों पहाड़ अंग्रेजी के
अक्षर एम जैसे दिखाई देते थे। तभी गुड्डू धीरे से कहता है, अब समझ में आया मैनेजर एम के नीचे क्यों बोल रहा था। सोशल मीडिया पर छा गया है और अब हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए स्टार्स ने कितनी फीस चार्ज की है? आज हम आपको बताने वाले हैं धमाल 4 की पूरी स्टार कास्ट की फीस, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े चेहरे अजय देवगन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन ने धमाल 4 के लिए करीब 40 करोड़ रुपए फीस ली है। इतना ही नहीं, वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस से होने वाले मुनाफे में भी उनका हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं अरशद वारसी की, जो धमाल फ्रेंचाइजी की जान माने जाते हैं। अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं रितेश देशमुख भी एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भी धमाल 4 के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके बाद आते हैं रवि किशन, जिनकी ट्रेलर में दिखाई गई झलक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है कि रवि किशन को भी इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए फीस दी गई है। अब बात करते हैं संजय मिश्रा की। अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए मेहनताना लिया है। वहीं जावेद जाफरी, जिन्होंने धमाल सीरीज के पिछले पार्ट्स में लोगों को खूब हंसाया था, उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए फीस मिली है। और आखिर में बात करते हैं फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा गुप्ता को धमाल 4 के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो दोस्तों, अगर इन सभी स्टार्स की फीस को जोड़ा जाए तो सिर्फ स्टार कास्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही बड़ा धमाका कर पाएगी जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट अभिनेता कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।